आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक बट बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, दैट इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। नाउ इसके बारे में जानने से पहले आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि इंडिया में मनी सप्लाई कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ आरबीआई, राइट। आरबीआई मनी सप्लाई करता है हम लोग के कंट्री में। आरबीआई मनी सप्लाई के साथ साथ क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल भी करता है। ठीक है ना। हम लोगों को इस मनी सप्लाई को मेज़र करने का कारण क्या है, किस लिए आरबीआई इस मनी सप्लाई को मेज़र करता है, वो तो जानने का ज़रूरत है। आप लोगों को पता है कि इन इंडिया, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है। और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यानी मनी सप्लाई मतलब एक इकोनॉमी में कितना मनी मतलब फ्लोट कर रहा है या फिर सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। क्या कहा मैंने, इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई चल रहा है या फिर सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में अगर जानेंगे नहीं तो हम लोग कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नो द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। ठीक है, साथ में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पहले दैट इज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ कुछ मेजर्स लेते हैं। ठीक है, टेक्निक्स एडॉप्ट करते हैं जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, राइट, या क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करते हैं। तो उस सब के बारे में, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को मनी सप्लाई के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अभी वो मनी सप्लाई को कैसे जानेंगे, तो उसी का टॉपिक है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो बेसिकली आप लोगों को याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मनी सप्लाई का जो मेज़र है इसको एडॉप्ट किया था कब, दैट इज़ 1977 को एडॉप्ट किया था। दैट इज़ 1977 अप्रैल को इसको एडॉप्ट किया था। ठीक है, कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाता है कि कब इसको एडॉप्ट किया गया था। और वो चारों मेज़र क्या क्या है, दैट इज़ योर M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, इन चारों मेज़र का एडॉप्शन किया गया था आरबीआई के द्वारा इन 1977। अभी इन चारों को बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई क्या है। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए क्या मनी सप्लाई क्या है। तो हम लोग मनी सप्लाई को बेसिकली M0 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई का सिंपल डेफिनेशन याद रखिएगा, एक कंट्री में, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर टाइम में उसका जितना पब्लिक है, ठीक है, देश का जितना पब्लिक है, देश के पब्लिक के पास जितना कॉइन्स है एंड नोट्स है, उसको अगर हम लोग सम अप करते हैं तो वही क्या होता है, टोटल मनी सप्लाई। तो टोटल मनी सप्लाई इज व्हाट, टोटल कॉइन्स एंड नोट्स दैट आर अवेलेबल विद द पब्लिक। ठीक है, तो मनी सप्लाई के बारे में पता चल गया। अभी मनी सप्लाई के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, मैंने बताया है आपको, दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारा मेजर्स एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, लाइक डिपॉजिट एंड डिपॉजिट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, लोन्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोगों को मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको इस टॉपिक को एक छोटा सा डायग्राम या फिर चार्ट से समझाने वाला हूँ। ठीक है, चार्ट से समझाने वाला हूँ, यानी टोटली M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, उसको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दैट इज़ पहले कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और इधर में क्या है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो सिंपली जब भी M1 का बारे में कहा जाता है, ठीक है, तो M1 क्या है, बेसिकली M1 में कौन सा आ जाएगा, ठीक है, जितना भी देश में कॉइन्स एंड करेंसी है वो प्लस कॉमर्शियल बैंक के पास जितना डिमांड डिपॉजिट है। नाउ व्हाट इज़ डिमांड डिपॉजिट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिपॉजिट दो तरह का होता है। बैंक्स का जो डिपॉजिट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है क्या, डिमांड डिपॉजिट होता है, और एक होता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट को हम बेसिकली डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है
जिसको आप लोग एटीएम कार्ड, चेकबुक के माध्यम से बैंक से पैसा निकाल सकते हो। मतलब जब भी आपको पैसे का ज़रूरत है, आप बैंक से उसको तभी उठा सकते हो, या विड्रॉ कर सकते हो या ले सकते हो। लेकिन टाइम डिपॉजिट क्या है एक्चुअली? ये टाइम डिपॉजिट बेसिकली हो जाता है एफडी। क्या हो जाता है आपका? एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम लोग तुरंत नहीं निकाल सकते। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जाने के बाद, से एग्जांपल 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स जाने के बाद ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली बैंक के पास डिपॉजिट कितना तरह का होता है? दो टाइप्स का होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट एंड एक होता है टाइम डिपॉजिट। सो जब भी M1 का बात होगा तो आप लोगों को याद रखना है, M1 का मतलब होता है जितना मतलब कॉइन्स एंड करेंसी इन सर्कुलेशन है, ठीक है। मतलब सर्कुलेशन में जितना कॉइन्स एंड करेंसी है प्लस आपका बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का जितना भी मतलब डिमांड डिपॉजिट है, उन दोनों को प्लस करने से जो आता है दैट इज योर M1, ठीक है। उसके बाद अगर M2 के बारे में कहूँ तो M2 में क्या आ जाता है? M2 में आपका वही कॉइन्स एंड करेंसी इन सर्कुलेशन, साथ में कॉमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा। और इसके साथ में आप लोगों को पता है पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है? डाकघर जिसको कहा जाता है ना, तो डाकघर भी क्या करता है? आप लोगों को पता है कि पैसा जमा लेता है ये लोग, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का भी क्या होता है? डिपॉजिट दो तरह का होता है, बिकॉज पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बैंक, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट भी क्या दो तरह का होता है, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। तो जब भी M2 का बात होगा तो उसमें आपका कॉइन्स एंड करेंसी इन सर्कुलेशन आ जाएगा, देन डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक आ जाएगा, साथ में डिमांड डिपॉजिट ऑफ आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ओके। उसके बाद अगर मैं M3 का बात कहूँ तो सिंपली याद रखना है, M3 में जितना भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक का है, ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पे नील है, राइट। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का, सेविंग्स का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। सिर्फ कमर्शियल बैंक्स प्लस कॉइन्स एंड करेंसी इन सर्कुलेशन जो होता है उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, दैट इज कॉइन्स एंड करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिमांड डिपॉजिट है उसको प्लस टाइम डिपॉजिट जितना है उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को कितना क्या मिल जाता है? M3 मिल जाता है। समझ में आ गया? तो M3 में बेसिकली कमर्शियल बैंक्स का ही पोर्शन होता है, पोस्ट ऑफिस का कुछ भी यहाँ पे नहीं आता है। देन जब भी M4 का बात होगा तो याद रखना है, M4 का जब भी बात होगा वहाँ पे सभी आ जाएगा, दैट इज कॉइन्स इन करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। देन कमर्शियल बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है वो, टाइम डिपॉजिट है वो, देन साथ में पोस्ट ऑफिस का जो डिमांड डिपॉजिट है एंड टाइम डिपॉजिट है, सभी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? बेसिकली M3 का सभी आ जाएगा और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जो भी होता है, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, सबको अगर हम लोग सम अप करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है क्या? आपका M4। समझ में आ गया? इस चार्ट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नाउ अभी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ना माइंड में कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्यों लिखा है? तो सिंपली याद रखना है, ठीक है, जब भी हम लोग M1 से, ठीक है, M1 से M4 की ओर जाते हैं, ठीक है, M1 से M4 की तरफ जाते हैं तो हम लोगों का इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या है? बढ़ता रहता है। देखिए आप लोग M1 से M4 की तरफ जाओगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ इसको समझाने के लिए मैं आपको मतलब एग्जांपल देता हूँ। देखो सपोज करेंसी एंड कॉइन्स का सर्कुलेशन है इकोनॉमी में कितना? 25 करोड़, ठीक है। और बैंक का, कमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट कितना है? दैट इज 25 करोड़। तो टोटल मनी सप्लाई कितना हो रहा है आपका यहाँ पे? 50 करोड़ का, ठीक है। दैट इज M1 का कंडीशन में। और अगर M2 को हम लोग लेते हैं तो M2 में देखिए आपका कॉइन्स एंड करेंसी कितना है? 25। देन बैंक का डिमांड डिपॉजिट कितना है? 25। और पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो कितना हो रहा है यहाँ पे? दैट इज 50 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो रहा है? 70। तो देखिए M2 में मनी सप्लाई बढ़ गया, 50 से कितना हो गया? 70 हो गया। उसके बाद M3 का बात अगर हम लोग करें तो सपोज सेम पकड़ लीजिए, कॉइन्स एंड करेंसी सर्कुलेशन में कितना है? 25 है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट क्या है आपका? 25,000 है। एंड टाइम डिपॉजिट बैंक का कितना है? 25,000।
तो अभी देखिए इन तीनों को जोड़ने से अमाउंट कितना बन रहा है 75,000। तो इन दिस केस ऑल्सो मनी सप्लाई क्या हो गया, इकोनॉमी में बढ़ चुका है। देन M4 में आपका कॉइन्स एंड करेंसी कितना है 25। देन डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास कितना है 25। टाइम डिपॉजिट कितना है आपका 25। डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के पास कितना था 20। एंड टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस कितना हो गया 5। तो इन सभी को अगर हम लोग सम अप करते हैं तो कितना बन रहा है, दैट इज 100 करोड़। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, दैट इज इकोनॉमी में जब भी हम लोग M1 से M4 की तरफ मूव करेंगे तो हम लोगों का इकोनॉमी में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ता रहेगा। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगा। और इसका ऑपोजिट होता है, दैट इज वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट होता है क्या, लिक्विडिटी। इसका ऑपोजिट क्या होता है, लिक्विडिटी होता है। नाउ मैंने लिक्विडिटी क्यों कहा, आपको समझ में नहीं आया ना। इसका ऑपोजिट क्या होता है, लिक्विडिटी होता है, राइट। अभी लिक्विडिटी का टर्म यहाँ पे कहाँ से आ गया, चलो वो भी समझा देता हूँ। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग M1 से M4 की तरफ मूव करेंगे तो धीरे धीरे लिक्विडिटी क्या होता है, यहाँ पे कमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे M4 से अगर हम लोग M4 की तरफ मूव करेंगे तो लिक्विडिटी घटता रहता है ना। लिक्विडिटी आप लोगों को पता है व्हाट इज लिक्विडिटी, एक्चुअली लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कोई एक चीज़ को कितना जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली वही तो कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी चीज़ को हम लोग कितना जल्दी कितना फास्ट हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज योर लिक्विडिटी। तो देखिए इन द फर्स्ट केस यहाँ पे होगा क्या, मोस्ट लिक्विड। M1 का कंडीशन में क्या होगा, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होगा। देन M2 में लिक्विडिटी थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, एंड M3 में जाके फिर से लिक्विडिटी घटेगा और M4 में जाके लिक्विडिटी एकदम ही घट जाएगा ना। कैसे घटेगा समझ लीजिए। देखिए जब भी कॉइन्स एंड करेंसी, इसका बात अगर मैं कहूँ, दिस इज ऑलरेडी इन लिक्विड फॉर्म, राइट। एक कॉइन्स एंड करेंसी जो है वो ऑलरेडी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, आप लोगों को पता है अच्छे से, राइट। ठीक है, कॉइन्स एंड करेंसी ऑलरेडी इन लिक्विड फॉर्म। साथ में अगर डिमांड डिपॉजिट के बारे में कहूँ तो उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, तुरंत विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट। तो आपको पता है जिसको हम लोग तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, उसका लिक्विडिटी हाई होगा। तो इसमें इस ऑप्शन में क्या है, M1 के ऑप्शन में रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कॉइन्स एंड करेंसी तो ऑलरेडी कैश में है ही। अगर आपको भी डिमांड डिपॉजिट कर रहे हो, आपको पैसे का ज़रूरत है, आप चेक से करो, ATM से करो, जो भी करो, आपके पास तुरंत पैसा आ जाता है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस कम होता है, इसके वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी M2 में अगर हम लोग चाहे, ठीक है, M2 के बाद अगर कहूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉइन्स एंड करेंसी है आपका, साथ में डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक है, लेकिन साथ में पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट भी है यहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट। तो अभी हमको बताइए, आप अगर बैंक से पैसा उठाने जाते हो, ठीक है, और एक पोस्ट ऑफिस से पैसा उठाने जाते हो, कहाँ पे ज़्यादा झमेला होता है, कहाँ पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होता है, बैंक में, कमर्शियल बैंक में ना पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होता है। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि आप लोग कमर्शियल बैंक से बहुत ही जल्दी पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, राइट। कमर्शियल बैंक से आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ही जल्दी पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जब भी पोस्ट ऑफिस का बात आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होगा। और मैंने कहा जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है चीज़ को कैश में कन्वर्ट करने में, वहाँ पे तो लिक्विडिटी घटेगा ना, बिकॉज लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही क्या है, कितने जल्दी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और पोस्ट ऑफिस के केस में उसको आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पे लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेम इन द केस ऑफ टाइम डिपॉजिट, दैट इज M3 में देखिए कॉइन्स एंड करेंसी है, इट्स ओके, ये चल जाएगा। ठीक है, कॉइन्स एंड करेंसी है, ये चल जाएगा। देन डिमांड डिपॉजिट है, ये भी ओके है। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक का टाइम डिपॉजिट आ गया, तो कमर्शियल बैंक का टाइम डिपॉजिट तो पता ही है आपको, आप इसको तुरंत ही कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको पेनल्टी भरना पड़ता है। दैट इज़ FD के बारे में अगर मैं कहूँ, अगर मेरा FD 5 साल का है और मैं उसको 4 साल में उठा रहा हूँ पैसा, तो मेरे को इंटरेस्ट थोड़ा लॉस करना पड़ेगा, राइट। आप लोगों को पता है ना, FD को हम लोग अगर टाइम से पहले विड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा लॉस होता है। तो वही केस ना, तो टाइम डिपॉजिट को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो दैट इज़ श्योर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा,
सिंस टाइम डिपॉजिट को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके वजह से क्या होगा, वहाँ पे लिक्विडिटी और भी घट जाएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी और भी घट जाएगा। कहाँ पे, M3 में। और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कम कहाँ पे होगा, M4 में क्यों होगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे तो दैट इज बैंक का टाइम डिपॉजिट है, ये रहा 25 रुपीज़ बैंक का टाइम डिपॉजिट, साथ में इसमें क्या आ जाता है, पोस्ट ऑफिस का भी टाइम डिपॉजिट आ जाता है। तो जहाँ पे दो टाइम डिपॉजिट है वहाँ पे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही ना पैसे को कैश में कन्वर्ट होने में। दैट इज आपका डिपॉजिट है जो, उसको कैश में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाता है ना। दैट इज बैंक का टाइम डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस का भी टाइम डिपॉजिट आपका यहाँ पे आ जाता है। बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस का टाइम टाइम डिपॉजिट आ जाता है। तो ये दोनों आने की वजह से यहाँ पे कैश को आपका डिपॉजिट को कैश में कन्वर्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आई होप। और ये चार्ट से लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, देन मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर इससे भी समझ में ना आए तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है, आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। दैट इज़ वही जो M1 M2 M3 M4 का बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल्स में लिख दिया है, ठीक है। तो M1 में क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन विथ पब्लिक, देन डिमांड डिपॉजिट जितना भी है बैंक का, ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास सब आ जाएगा। दिस इज़ द शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली। देखिए आपको कभी कभी एक बेसिकली क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, तो इसको वो लोग MCQ के फॉर्म में भी पूछ सकता है, या फिर कभी कभी मैच द फॉलोइंग के हिसाब से भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो लोग दे देगा M1 M2 M3 M4 एक साइड में दे देगा, और उस साइड में M1 M3 M2 M4 का डेफिनेशन दे देगा, उसके साथ आपको मैच भी करना हो सकता है। तो बेसिकली 12 का कॉन्सेप्ट है, बट समझ लेना ज़रूरी है। तो M1 समझ में आ गया। तो अभी M2 का कॉन्सेप्ट, दैट इज M1, यहाँ पे M2 का जब भी बात होगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब M1 आ जाएगा, प्लस सेविंग्स विद द, मैंने जो दिखाया था आपको चार्ट, सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस, वो भी ऐड हो जाता है, ठीक है। M1 अगर बात करें तो M1 में क्या क्या था, ये सभी आ जाएगा, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स सर्कुलेशन, देन डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, वो आ जाएगा M1 में। साथ में जो आपका पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग डिपॉजिट था, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट था, वो आ जाएगा यहाँ पे। देन M3 में M1 फिर से आ जाएगा, M1 यहाँ पे फिर से आ जाएगा, साथ में फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट मतलब टाइम डिपॉजिट, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कमर्शियल बैंक के बारे में ही कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखना है, ये जो M3 है ना, ये M3 का कॉन्सेप्ट इन इंडियन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, M3 का यूज़ होता है इंडियन इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम लोग कहेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, इस M3 का यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ कमर्शियल बैंक्स का ही आता है, और करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स सर्कुलेशन आ जाता है। और M4 में मैंने बताया है, तो M4 में आपका क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा। M3 में वो तीनों ही आ जाएगा, दैट इज़ आपका करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, उसके साथ में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जितना भी है, दैट इज़ पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। आई होप ये समझ में आ गया आपको। और एक चीज़, ये जो आपका M3 है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट मॉनिटरी, AMR शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज, एग्रीगेट AGGREGAT, एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज, ठीक है। सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अगर ऐसे और भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और आप लोगों का टॉपिक कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए वो उसके ऊपर वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। ओ सॉरी, और एक चीज़ मैं कहना भूल गया हूँ आप लोगों को, ठीक है।
वो भी कह देता हूँ। दैट इज ये जो M1 है एंड M2 है, इन दोनों को साथ में कहा जाता है नैरो मनी, ठीक है, NM नैरो मनी, ठीक है। और M3 एंड M4 इन दोनों को साथ में कहा जाता है ब्रॉड मनी, BROAD, ठीक है, ब्रॉड मनी। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, दैट इज ब्रॉड मनी। क्लियर। M1 एंड M2 को कहते हैं क्या, आपका नैरो मनी, एंड M3 M4 को कहते हैं ब्रॉड मनी।